राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों के विदाई सत्र में उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता और इन अनुभवी नेताओं का ज्ञान राष्ट्र के लिए हमेशा मूल्यवान बना रहेगा। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी में अपमान का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नॉर्मल छाया कॉम्प्लेक्स का विस्तृत दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। डाक विभाग ने त्वरित एवं समयबद्ध पार्सल के लिए 24 घंटे और 48 घंटे में डिलीवरी की गारंटी वाली 3 प्रीमियम सेवाएं शुरू की। राजधानी दिल्ली के दक्षिण पश्चिम इलाके में बुधवार की सुबह एक बड़े हादसे के साथ हुई। पालम मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक इकाई के भीतर सत्ता की खींचतान तेज होती दिख रही है। सत्ताधारी पार्टी के कम से कम 45 विधायकों ने बेंगलुरु के शांग्रीला होटल में मुलाकात की। भारत सरकार देश में भारी सब्सिडी वाली रेल यात्रा प्रदान कर रही है। सरकार प्रत्येक यात्री टिकट की लागत का 45% हिस्सा स्वयं वहन करती है, जिससे आधुनिक यात्रा अनुभव सुनिश्चित होने के बावजूद यहाँ का किराया पड़ोसी देशों और विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव और युद्ध के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय झंडे वाला कच्चा तेल टैंकर जगलॉटकी बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात से अपनी चुनौतीपूर्ण यात्रा पूरी कर सुरक्षित रूप से गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने बताया कि जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में हुए परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। भारत सरकार ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। साथ ही भारत पेट्रोल और डीजल उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसीलिए आयात की तत्काल आवश्यकता नहीं है। सरकार ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से पीएनजी अपनाने की भी अपील की। क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है, रिफाइनरीज उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 40%। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और पेट्रोल पंप्स पर एडिक्वेट स्टॉक्स पेट्रोल और डीजल के अवेलेबल हैं। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं, पीएनजी और सीएनजी फॉर ट्रांसपोर्ट 100% विदाउट एनी कट कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराया जा रहा है। इसी संदर्भ में आप सबके द्वारा हम लोगों की एक अपील है कि जहां पर भी एलपीजी कंज्यूमर्स, कमर्शियल कंज्यूमर्स पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं और वहां पर सीजीडी नेटवर्क अवेलेबल है, वहां पर उन सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो शिफ्ट हों। इसके अलावा पीएनजीआरबी ने भी एक सभी सीजीडी कंपनीज को डायरेक्शन दिया है कि एप्लीकेशन सबमिशन और कमेंसमेंट ऑफ गैस के बीच का जो टाइम है उसको मिनिमम किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल भारत सरकार ने भी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक लेटर लिखा और रिक्वेस्ट की कि जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उन्हें त्वरित क्लियर करें, नई एप्लीकेशंस का भी डिस्पोजल फास्ट करें। क्रम में आज एक और
लेटर इशू किया गया है और उस लेटर के द्वारा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 10% अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी की एलोकेशन की पेशकश की है, प्रोवाइडेड they help in expediting the expansion of CGD network. इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1% एडिशनल एलोकेशन दिया जाएगा अगर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन हो फॉर द अप्रूवल ऑफ CGD एप्लीकेशंस और उन ग्रीवांस को रिजॉल्व किया जाए। 2% अतिरिक्त एलोकेशन दिए जाने की बात है अगर डीम्ड CGD परमिशंस दी जाएं तो। इसके अलावा 3% एडिशनल एलोकेशन दिया जाएगा अगर स्टेट के द्वारा डिग एंड रेस्टोर स्कीम का इंट्रोडक्शन किया जाए। इसके अलावा 4% एडिशनल एलोकेशन फॉर रिड्यूसिंग द एनुअल रेंट्स एंड लीज चार्जेस। अब इसके बाद नाउ द onus is on the state and the union territory governments to take this reform forward, to expedite the approvals and also ensuring the connections to both domestic and commercial and industrial PNG consumers in their areas. LPG के संबंध में स्थिति अभी भी चिंताजनक है। ऑनलाइन बुकिंग के अंदर देर इज एन इम्प्रूवमेंट, नाउ 93% ऑफ द बुकिंग्स आर ऑनलाइन। परंतु इसके साथ ये भी सच है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर लंबी कतार भी है। इस संबंध में हमारी रिक्वेस्ट सभी उपभोक्ताओं से है कि ऑनलाइन बुकिंग के बाद प्लीज़ वेट, आपका सिलेंडर आपके घर पर डिलीवर होगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा लगभग 81% डिलीवरी की जा रही है सिलेंडर्स की। सो देयर इज ऑल्सो अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 53% to 81% टिल यस्टरडे। कमर्शियल LPG सप्लाई के संबंध में लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर्स इशू किए हैं। सभी स्टेट्स को कमर्शियल LPG की सप्लाई कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के विदाई सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह अवसर हर 2 साल में भावुक पल लेकर आता है। पीएम ने सदन में सभी सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यहां से जा रहे कुछ सदस्य फिर लौटने की उम्मीद के साथ विदा ले रहे हैं, तो कुछ अपने अनुभवों के साथ समाज में नई भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं होता और अनुभवी नेताओं का ज्ञान देश के लिए हमेशा मूल्यवान रहेगा। पीएम ने यह भी कहा कि नए सदस्यों को वरिष्ठ नेताओं के अनुभव से सीख लेनी चाहिए। कैसा अवसर है जो हमें इस सदन में हर 2 वर्ष के बाद कुछ भावुक पलों में डुबो देता है। इस विशेष अवसर पर आपने मुझे अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आदरणीय सभापति जी, सदन के अंदर अनेक विषयों पर चर्चाएं होती हैं। हर किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी रहते हैं, लेकिन आज जब ऐसा अवसर आता है तो स्वाभाविक रूप से दलगत भावना से ऊपर उठ करके हम सबके भीतर एक समान भाव प्रकट होता है। यार, ये हमारे साथी अब किसी और विशेष काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से जो साथी विदाई ले रहे हैं, कुछ फिर से आने के लिए विदाई ले रहे हैं और कुछ विदाई के बाद यहाँ का अनुभव लेकर के
समाज जीवन में कुछ न कुछ विशेष योगदान के लिए जा रहे हैं, जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव, आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा हमेशा बना रहेगा। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में जो भी सदस्य माननीय हमारे विदाई ले रहे हैं, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको शायद उस समय जाने का समय कार्यकाल आएगा जब सदन नहीं चलता होगा। कुछ हैं जिनको ऑलरेडी सदन के दरमियान ही विदाई मिल रही है। लेकिन ये जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा। उस समय की उनकी जो भी सोच, समझ और क्षमता है, जब जाते हैं तो अनेक गुना वो बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, अनुभव की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अब तब जाकर के जाने के बाद राष्ट्र जीवन का उनका निरंतर योगदान बना रहे हैं। वे अपने तरीके से व्यवस्था के तहत हो सकते हैं, व्यवस्था के तहत न हो सके, लेकिन उनका अमूल्य योगदान मिलता ही रहे राष्ट्र जीवन के निर्माण में। उनका अनुभव हमेशा हमेशा उपयोगी हो, ये मेरी उन सभी माननीय सांसदों को मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं फिर से एक बार सभी माननीय सांसदों के योगदान का गौरवगान करता हूं, साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास और सतत समृद्धि के 9 वर्ष पूरे होने पर वार्षिक पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धियां सरकार के प्रयासों, पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के सहयोग का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने 9 सफल वर्षों के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी और सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। नव निर्माण के 9 वर्ष आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और विजनरी लीडरशिप में इन 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार जो कुछ भी करने में सफल हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के द्वारा सेवा भाव के साथ किए गए कार्यों और जनता जनार्दन के द्वारा दिए गए सहयोग का ही प्रतिफल है। मैं नव निर्माण के इन 9 वर्षों के लिए पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। कौन वे कारक थे जिन कारणों से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था? कौन वे कारक थे जिसके कारण अनलिमिटेड पोटेंशियल का ये प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था?
दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि रखने वाला ये प्रदेश, यहाँ का अन्नदाता किसान उर्वरा भूमि सबसे अच्छी होने, सर्वाधिक जल संसाधन होने के बावजूद आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। सबसे अच्छा कारीगर होने के बावजूद क्या कारण था कि हमारा कारीगर उद्यमी बनने की बजाय श्रमिक बन करके उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा था? क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी भय और दहशत में सैनी रह करके स्वयं अपने को कोसती थी? बेटी सुरक्षा नहीं, व्यापारी को सुरक्षा नहीं, प्रदेश के विकास के लिए कोई विजन नहीं, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, नौकरी निकले नहीं कि महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। परिणाम क्या था? हताश और निराश युवा या तो प्लान करता था या फिर अपनी पहचान के लिए अपने आप को कोसने के लिए मजबूर होता था। और आज पिछले 9 वर्षों में ये डबल इंजन सरकार ने जो भी परिवर्तन दिया है, चाहे वह सुरक्षा के लिए, चाहे वह प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए, चाहे वह आधी आबादी महिलाओं के लिए, या फिर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की जो स्कीम है, कल्याणकारी स्कीम है, इनके माध्यम से दलितों को, वंचितों को, अति पिछड़ों को और समाज के गरीबों के उत्थान के लिए जो कदम उठाए गए हैं, इनको लेकर के जो कार्यक्रम हुए हैं, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य विविध क्षेत्रों में, महिला कल्याण के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, उन सब को लेकर के और सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान उपलब्ध करवाने के लिए, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने के लिए जो कार्य हुए हैं, वह पहचान उत्तर प्रदेश की वहां से फिर से बननी प्रारंभ हुई है। इन सभी 9 थीम पर आधारित ये 9 दिवसीय वासंतीय नवरात्रि के कार्यक्रम से प्रारंभ के दिन से लेकर के अगले 9 दिनों तक, यानी नवमी तक, ये 9 प्रकार के अलग अलग थीम पर आधारित कार्यक्रम प्रदेश भर में हो, इसके लिए जन चर्चा का विषय बने। चर्चा पर चर्चा के माध्यम से हम एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रखें और अब तक की 9 वर्षों की इस यात्रा के बाद आगे के लिए हमारा विजन क्या होना है, अब इसको चर्चा पर चर्चा का विषय बना करके इससे निकलने वाले मंथन से निकलने वाले अमृत से अब हम उत्तर प्रदेश की आगामी उस कार्य योजना को लेकर के कार्य करेंगे, जिसमें 2029-30 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में अग्रसर करने की दिशा में क्या प्रयास होने हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के दौरान जमुई जिले के लछुआर में जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार बनने के बाद से राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन सरकार बनने के बाद कई अहम बदलाव हुए।
उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में भय का माहौल नहीं है और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में हुए अन्य विकास कार्यों का भी जिक्र किया। आप सबको मालूम ही होना चाहिए कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले वाली जो सरकार थी तो उस समय की क्या स्थिति थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। आप जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे और पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये सब हम लोगों के सरकार के पहले यही हाल था। और जब हम लोग सरकार हम लोगों का बना 24 नवंबर 2005 के बाद, और उसके लिए पूरे बिहार में सबके हित का हम लोगों ने और सब लोगों के पक्ष में काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और सर्वप्रथम तो हम लोगों ने शुरू किया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, सब काम हम लोगों ने शुरू किया था। तो सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फरवरी तो हमको जुलाई 2024 का बता दिए और फिर उनके द्वारा फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। केंद्र सरकार की तरफ से 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और कोई ये था आयोजन हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो उनके द्वारा भी, केंद्र के द्वारा भी बहुत काम आपके लिए किया जा रहा है। तो आप जानते हैं ना, हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। तो केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। तो ये भी जान लीजिए जो किया जा रहा है पूरे बिहार में। और उसके बाद आपके लिए भी हम इसके बाद कहेंगे। तो पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफ़ी काम किया गया है। अब इस काम में और तेजी लाने के लिए मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा। शहरों का विकास और नए नियोजित शिक्षकों की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है।
पालम मेट्रो स्टेशन के पास हुई बहुमंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि आग बेहद भयावह थी और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फंसा परिवार मदद के लिए पुकारता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां और हाइड्रोलिक लिफ्ट समय पर काम नहीं कर सकी, जिससे राहत कार्य प्रभावित हुआ। भारद्वाज ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए घटना की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। आज सुबह सुबह पालम के अंदर एक घर में बहुत भीषण आग लगी। रिहायशी इलाका था। मैं वहां पे गया तो प्रत्यक्षदर्शियों से काफी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि 6 से 6:30 के बीच में ये आग लोगों ने देख ली अड़ोस पड़ोस में कि आग लग रही है। और इस बिल्डिंग के अंदर तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। उस परिवार ने भी चीखना चिल्लाना शुरू किया। धुआं ज्यादा था, इसलिए परिवार खुद सीढ़ियों से उतर के नहीं आ पाया, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगनी शुरू हुई थी। इसलिए जाहिर सी बात है, जो सीढ़ियां वगैरह थी उसमें धुआं था। बताया जाता है करीब 7:30 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंची। बालकनी के अंदर परिवार के लोग देखे जा रहे हैं, बच्चे देखे जा सकते हैं। वो मदद के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नीचे फायर ब्रिगेड है। फिर फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ियां हैं वो वहां तक नहीं पहुंच रही। हालांकि 15 मीटर तक तो प्रावधान है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ी पहुंचनी ही चाहिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ फायर ब्रिगेड आती है वहां पे। ऊपर परिवार के लोग चिल्ला रहे हैं। फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं खुलती, खुली नहीं पाती है। और देखते देखते सारा का सारा परिवार जल के मर जाता है सामने। पुलिस के, फायर ब्रिगेड के, एम्बुलेंस के और सैकड़ों पड़ोसियों के सामने एक परिवार जल के मर गया। परिवार के 3 सदस्य ऊपर से कूदे। उसमें से एक 6 महीने की बच्ची भी है जिसको ऊपर से फेंका गया तीसरी मंजिल से। वो नीचे गिरी, उसको अस्पताल में है। मुझे नहीं पता कि क्या हालत है उसकी। नौजवान लड़का बताया जा रहा है उनमें से वो है। वो ऊपर से गिरा, वो भी सर के बल नीचे गिरा, उसका सर फट गया, उसको भी अस्पताल ले गया है। और एक और कोई परिवार का सदस्य ऊपर से गिरा है, कूदा है, क्योंकि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई उन तक। कुछ सदस्य घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल के अंदर है। बिल्कुल ऐसे ही जून 2025 के अंदर द्वारका के शबद अपार्टमेंट में आग लगी। उनके घर हवन था, हवन की वजह से घर में आग लग गई। आग लगी हुई है और ऊपर की शायद वो 9वीं मंजिल थी। 9वीं मंजिल पर एक बाप 31 साल का, उसकी एक बेटी 10 साल की और उसका एक भतीजा 11 साल का बालकनी से चिल्लाते रहे। पहले बाप ने बेटी को फेंका, मर गई। भतीजे को फेंका, मर गया। फिर वो 35 साल का खुद कूदा, वो भी मर गया। मेरी खुद उस द्वारका की सोसाइटी के आसपास रहने वालों से बात हुई। उसी द्वारका सोसाइटी में जहां पे आग लगी उसके ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले एक आदमी से बात हुई। उसने बताया फायर ब्रिगेड 1 घंटा देर से आई और फायर ब्रिगेड के पास इंतजाम नहीं थे, जाल तक नहीं था। एक मिनिमम चीज जो एक फायर ब्रिगेड के पास हो सकती है वो आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोई आदमी अगर फंसेगा तो वो लिफ्ट तो वो बालकनी तक आएगा। बालकनी से आप उसको उतारोगे। ये तो हर पिक्चर में हम देखते हैं, हर यूएस की वीडियो में देखते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस में, वेस्ट की रेस्क्यू ऑपरेशंस में देखा जाता है। आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं है, आपके पास सीढ़ियां नहीं है, अरे और कुछ नहीं, आपके पास जाल तक नहीं है। अरे जाली फैला लो नीचे। एक 31 साल का आदमी कूदा, उसके 10 साल 11 साल के लड़के लड़की कूदे, वही बच जाते, सब मर गए। और ऐसी आज फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ी जो थी वो पहुंच नहीं रही, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो थी वो खुल नहीं रही, जाल इनके पास था नहीं। आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, आप कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ का क्रूज चलाएंगे यमुना में। आप कह रहे हैं हम वीआईपी नाव खरीदेंगे, एयर कंडीशन वीवीआईपी लोग जो है यमुना का निरीक्षण करेंगे। आप जो है दुनिया भर की चीजों के अंदर पैसा बर्बाद कर रहे हैं दिन रात, और आपके पास लोगों को बचाने के लिए सीढ़ियां तक नहीं है। और आज अगर रेखा गुप्ता यहां नहीं पहुंची तो रेखा गुप्ता का हर राजनीतिक कार्यक्रम के अंदर हम लोग विरोध किया करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।